नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश निठारी से। हमें यकीन है कि आप इस जगह को पहचान नहीं पाएंगे। 19 साल पहले यहाँ एक खूबसूरत कोठी हुआ करती थी, लेकिन खौफ के जंगल ने इस कोठी को अपने दामन में समेट लिया। 19 साल पहले इसी कोठी के पीछे एक नाले ने इंसानी कंकाल उगले थे। तब कानून ने जो गिनती की उसमें 16 बच्चों की लाशें थी। अफसोस, आज 19 साल बीत चुके हैं, पर लाशों की गिनती वही है। निठारी के मासूम बच्चों का कातिल अब कोई नहीं। यही वो तारीख थी जब निठारी की D5 कोठी का शैतान, सीरियल किलर, बच्चों का कातिल और आदमखोर तक कहे गए सुरेंद्र कोली को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम था 16 मासूम बच्चों के कत्ल का। पूरे 18 साल और 11 महीने तक जेल में रहने के बाद वही सुरेंद्र कोली बुधवार की देर शाम 12 नवंबर 2025 को नोएडा के इसी लक्सर जेल से आजाद हो गया। हर जुर्म से आजाद, हर सजा से आजाद, हर इल्जाम से आजाद। देश में इससे पहले शायद ही कभी किसी के हिस्से में ऐसी आजादी आई हो, जिसे एक दो नहीं बल्कि 13 बार 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसकी सजा पर कभी एक वक्त में देश की तीनों अदालतों ने यानी निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी मुहर लगा दी। वो आज जिंदा और आजाद जेल के बाहर कदम रख रहा है। एक बार तो इसके और फांसी के फंदे के बीच फकत कुछ घंटों की दूरी थी। तब सुरेंद्र कोली डासना मसूरी जेल में बंद था। डासना मसूरी जेल में फांसी घर नहीं, लिहाजा उसे रात को ही डासना मसूरी जेल से मेरठ जेल ले जाया गया। तब सुरेंद्र कोली की मौत यकीनी थी। मेरठ जेल में जल्लाद तैयार था, फांसी घर रेडी और फांसी का फंदा इसका इंतजार कर रहा था। तब शायद इसे फांसी हो भी चुकी होती, लेकिन रात के अंधेरे में तब शायद पहली बार इसी सुरेंद्र कोली के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया, बत्तियां जलाई गई और तब कहीं जाकर ऐन फांसी से पहले सुरेंद्र कोली की फांसी रोक दी गई थी। जरा सोचिए, फांसी के फंदे के इतने करीब जाकर भी सुरेंद्र कोली आज न सिर्फ जिंदा है बल्कि अब तो आजाद भी। यह आजादी सुरेंद्र कोली को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मंगलवार 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की 3 सदस्यीय बेंच ने सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के 13वें और आखिरी केस में भी बरी कर दिया। यह केस रिम्पा हल्दर मर्डर केस था। यह वो केस था जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। यहां तक कि इस फैसले के खिलाफ जब सुरेंद्र कोली ने इसी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, तब उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही बार रिम्पा हल्दर मर्डर केस में सुरेंद्र कोली की मौत की सजा बरकरार रखी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला पलटकर सुरेंद्र कोली को बरी करना पड़ा? तो इसके लिए निचली अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक घूमते निठारी कांड के मुकदमों को समझना होगा। 2005-6 के दरमियान जब निठारी में मौजूद इसी D5 कोठी ने अपने बाहर के नालों से इंसानी कंकाल उगलना शुरू किया, तब कुल 19 कंकाल या कंकाल के अवशेष मिले थे। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद केस 16 बच्चों के कत्ल के दर्ज हुए। बाद में नोएडा पुलिस से मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। गाजियाबाद की CBI की स्पेशल कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन 16 मामलों में से 3 मामलों में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया, जबकि बाकी के 13 मामलों में
उसे सीधे फांसी की सजा सुनाई। बाद में सुरेंद्र कोहली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। जिन 13 मामलों में निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी थी, उनमें से एक केस को छोड़कर बाकी 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यहां तक कि D5 कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को निचली अदालत ने जिन 2 मामलों में सजाए मौत दी थी, उसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पलटते हुए पंढेर को रिहा कर दिया। यानी अब कायदे से निठारी के 16 बच्चों के कत्ल के मामले में से सिर्फ एक केस बचा था, जिसमें अकेला सुरेंद्र कोहली गुनहगार था और जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को बरकरार रखा था जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था। ये 13वां और एक आखिरी केस 15 साल की एक बच्ची रिम्पा हल्दर के कत्ल का था। इसी 13वें केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और मौत की सजा बरकरार रखी। सुरेंद्र कोहली ने इस 13वें केस को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी निठारी कांड के 13वें केस में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा पर मुहर लगा चुकी थी। इसी बीच सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में इसी 13वें केस, जिसमें उसे फांसी की सजा हुई थी, को लेकर तीसरी बार क्यूरेटिव पिटीशन की शक्ल में एक और अर्जी दाखिल कर दी। पर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली की इस क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला सुनाती, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस एक 13वें केस को छोड़कर बाकी के उन 12 मामलों में जिनमें निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी थी, उन सभी मामलों में कोहली को बरी कर दिया। यानी अब सिर्फ एक 13वां केस बचा था, वो इकलौता केस जिसमें देश की तीनों अदालतें उसे सजाए मौत दे चुकी थी। भले ही सुरेंद्र कोहली बाकी के सभी मामलों में बरी हो चुका था, लेकिन इस एक इकलौते केस की वजह से भी उसे फांसी हो सकती थी। इस 13वें मामले को लेकर भी सुरेंद्र कोहली इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी पर अमल में देरी का हवाला देते हुए इस 13वें केस में भी उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुरेंद्र कोहली ने इस फैसले को भी फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी 13वें केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को निठारी कांड के इस आखिरी केस से भी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। यानी अब सुरेंद्र कोहली के खिलाफ एक भी केस पेंडिंग नहीं था। निठारी के हर केस से अब वो बरी हो चुका था। इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई थी। 19 साल वो सजा काट रहा है। वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। अब सवाल ये था कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस 13वें और आखिरी केस में 2-2 बार सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी, तीसरी बार उसी केस में उसे बरी कैसे कर दी? तो सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने खुद इसका जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जांच एजेंसियां यानी नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई की जांच और जांच के तरीके पर उंगली उठाते हुए सख्त नाराजगी जताई। देश की सबसे बड़ी अदालत का कहना था कि निठारी कांड में जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने ऐसा एक भी सबूत, गवाह, फॉरेंसिक एविडेंस पेश नहीं किया जो ये साबित करे कि सुरेंद्र कोहली ही निठारी का गुनहगार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सबूत पेश करने के तौर तरीके में कमियां थी। जांच एजेंसी ने सुरेंद्र कोहली का सीआरपीसी 164 के तहत बयान भी करीब 2 महीने बाद दर्ज किया, जबकि वो शुरू से ही पुलिस की कस्टडी में था। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान कैमरे में दर्ज भी हुआ, उस पर भी मजिस्ट्रेट की सहमति नहीं थी। जब बयान रिकॉर्ड हो रहा था, तब जांच अधिकारी लगातार वहां मौजूद था। ऐसा साफ लग रहा था कि उसकी हिदायत पर ही सुरेंद्र कोहली बोल रहा है। यानी सुरेंद्र कोहली अपनी मर्जी से बयान नहीं दे रहा था, यह बयान उसे टॉर्चर कर लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से यह भी साफ होता है
कि पुलिस और आम लोगों को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि हड्डियां और दूसरी चीजें पहले से ही खुले में पड़ी हैं और जब तक सुरेंद्र कोली वहां पहुंचा उससे पहले ही उस जगह की खुदाई और तलाशी शुरू हो चुकी थी। इससे ये पता चलता है कि आरोपी की निशानदेही पर किसी चीज की बरामदगी नहीं हुई, जबकि उन्हीं बरामद चीजों के आधार पर सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया गया था। क्योंकि अगर ये क्यूरेटिव नहीं होता तो शायद एक बेगुनाह इंसान को डेथ पेनल्टी हो जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस केस ने ये हमें दिखाया है कि बेहतर होगा अगर डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का। और मैंने तो एक टाइमली इंटरवेंशन किया था कि सुबह को 1 बजे चीफ जस्टिस दत्तू के घर से मैंने एक स्टे ऑर्डर लिया था एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन 5:30 बजे सुबह के लिए शेड्यूल था। जी 2014 में जब डेथ पेनल्टी होनी थी तब आपने इंटरवेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि D5 कोठी की तलाशी के दौरान भी न तो वहां से कोई इंसानी खून के धब्बे मिले, ना ही कोई मानव अंग मिला और ना ही कोई ऐसी बात पता चली जिससे ये साबित हो सके कि उसी कोठी के अंदर 16 बच्चों के कत्ल हुए थे और वहीं पर लाशों के टुकड़े किए गए। हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंट की जांच के दौरान ये बात तो साबित हुई कि गुम हुए बच्चों के अवशेष बरामद किए गए थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं हुआ कि उन लोगों की हत्या कोठी के अंदर सुरेंद्र कोली ने की। इस केस में किसी एक्सपर्ट की भी गवाही नहीं ली गई जिससे ये साबित हो सके कि एक घरेलू नौकर जिसने कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग न ली हो वो इतने सटीक तरीके से लाशों के टुकड़े कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले की जांच में न तो सही तरीके से चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए और न ही आसपास के लोगों से बात की गई। यहाँ तक कि मानव अंगों की तस्करी समेत कई और अहम पहलुओं की भी ठीक से पड़ताल नहीं की गई। ऐसी हर कमी जुर्म के साबित होने और सबूतों की विश्वसनीयता को कम करती है, जिससे सच्चाई की राह मुश्किल हो जाती है। नोएडा से अरुण त्यागी और भूपेंद्र चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। पिछले 19 सालों से इस बस्ती के लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस, CBI और कोर्ट उनके बच्चों के कातिलों को वो सजा देगी जो दूसरों के लिए एक सबक होगा। लेकिन अफसोस, उनकी उम्मीदों का भी खून हो गया। क्या ऐसी जांच करने वाली जांच एजेंसियों को भी सजा नहीं दी जानी चाहिए? यानी कायदे से निठारी के 16 बच्चों का ही कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि हमारी जांच एजेंसी ने खुद इस जांच का ही कत्ल कर दिया। इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिली है। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जेसिका लाल को के बारे में ये सवाल हम पूछते थे, हु किल्ड जेसिका लाल, वही सवाल हम अभी पूछना चाहते हैं कि हु किल्ड दीज चिल्ड्रन whose remains were found in the drains of Noida। आपने तो पढ़ा ही होगा कि पेरेंट्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी कि इन्वेस्टिगेट करो। 2-3 महीने तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे सब गरीब परिवार से आए थे। अब निठारी के उन बदनसीब माँ बाप को कौन समझाए जो बीते 19 सालों से इंसाफ की उम्मीद में जी रहे थे। जिन लोगों से उन्होंने इंसाफ की उम्मीदें पाल रखी थी, दरअसल उन्हीं लोगों ने इस केस का कत्ल कर डाला। क्या CBI देश को यह बताएगी कि निठारी के उन 16 मासूम किलकारियों का कातिल है कौन? क्योंकि फिलहाल आज की तारीख में तो कोई है ही नहीं। निठारी के बच्चों का बेशक कत्ल हुआ, पर सच यही है कि उन्हें किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं। नोएडा से अरुण त्यागी और भूपेंद्र चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो निठारी से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।